यूँ तो कहानियाँ रोज़ नई लिखी जाती हैं, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे रूह तक चली जाती हैं और हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज हम बिल्कुल उसी तरह की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसे लिखा है फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखोव ने। चेखोव एक रशियन राइटर हैं और कहीं भी अगर शॉर्ट स्टोरी की बात आएगी तो एंटन चेखोव की बात न आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंटन चेखोव अपने राइटिंग्स के थ्रू, अपने शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू ह्यूमन बीइंग के पैथोस को डिस्क्राइब करते हैं, उनके लाइफ में जो सफरिंग है, जो प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि उन सफरिंग, उन प्रॉब्लम्स को वो आपस में भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इस पॉइंट को बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू हमें समझाया है। ये स्टोरी बेसिकली उन्होंने रशियन लैंग्वेज में लिखा था और उसका टाइटल दिया था टोका, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली लोग इसे 3 अलग अलग टाइटल्स से जानते हैं: द लैमेंट, द ग्रीफ और मिजरी। मिजरी का मतलब होता है ग्रेट सफरिंग, ग्रीफ का भी मतलब होता है कोई बहुत बड़ा दुख, और लैमेंट वर्ड का मतलब होता है एक सॉन्ग या पोम या कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई लिटरेरी वर्क जिससे कोई दुख को एक्सप्रेस किया जाए, स्पेशली एक ऐसा दुख जो किसी के मरने से आया हो। चेखोव एक रशियन राइटर हैं, तो जाहिर सी बात है जिन जगहों का जिक्र हुआ होगा इस स्टोरी में वो रशियन बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे, जैसे पीटर्सबर्ग, और जो करेंसी यूज हुई होगी वो भी रशियन करेंसीज है, जैसे रूबल, कोपेक, ग्रिवेनिक। और जैसा हम जानते हैं कि रशिया के एक बहुत बड़े पोर्शन में काफ़ी ठंड होती है, स्नोफॉल होता है। इस स्टोरी के प्रोटोगोनिस्ट है आयोना पोटापोव। उनका बेटा कुज़्मा आयोनिच, उसकी डेथ हो गई है कुछ दिन पहले और वो अपने इस दर्द को, इस दुख को किसी के साथ शेयर करना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके दुख को सुनने वाला ही कोई नहीं है। और लास्ट में वो अपने घोड़े के पास जाकर के अपना सारा दुख उसके सामने बोल देता है और तब आयोना को ऐसा फील होता है एज इफ वो घोड़ा ही अपना है और उसके अंदर के दर्द को समझ रहा हो। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है दैट इट इज़ ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट उस वक्त को कहते हैं जब सन सेट कर चुका है पर हल्की हल्की रोशनी अभी भी है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो स्नो की एक मोटी लेयर हर जगह जमना शुरू हो गई है। स्ट्रीट लैंप्स जल चुके हैं और आयोना अपने आप को पूरा मोड़ करके बैठा हुआ है, बेंट डबल ऐसा यूज हुआ है यहाँ पे, और उसका घोड़ा वो एकदम स्थिर खड़ा है और इतना स्थिर खड़ा है एज इफ लग रहा हो कि वो जिंजर ब्रेड हॉर्स हो। जिंजर ब्रेड एक्चुअली एक तरह का कुकी होता है, एक बिस्किट होता है जो कि अलग अलग जानवरों के शेप में होता है, लोगों के शेप में होता है और उसमें जिंजर का एक फ्लेवर होता है। स्ले आप लोग जानते होंगे, इस तरह की एक गाड़ी होती है जिसमें व्हील्स नहीं होता और उसे यूजुअली घोड़े खींचते हैं, स्नो के ऊपर उसको मूव कराने के काम में लाया जाता है। आयोना और उसका घोड़ा काफ़ी लंबे समय से खड़े हैं और इस वजह से उस घोड़े के ऊपर भी स्नो डिपॉजिट हो गया है और आयोना के हैट के ऊपर उसके आई लैशेज, ये जो होते हैं हेयर्स, इसको आई लैशेज बोलते हैं, उसके आई लैशेज के ऊपर हर जगह स्नो का एक डिपोजिशन हो गया है। धीरे धीरे रात हो रही है और शहर का शोरगुल बढ़ता ही जा रहा है और स्ट्रीट लाइट्स की जो रोशनी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे शोरगुल के लिए, कोलाहल के लिए एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज हबब। और तभी उस स्ट्रीट के हल्ले में से उन्हें सुनाई देता है कैबी फॉर वाइबॉर्ग वे। वाइबॉर्ग वे कोई जगह होगी जहाँ पे किसे जाना है। आयोना जल्दी से ऐसे हिल के उठता है, आई लैशेस के ऊपर तो थोड़े स्नो है ही, और उसके थ्रू देखता है कि एक ऑफिसर है जो कि ओवरकोट पहने हुए है, एक हुड पहने हुए है और अपने घोड़े को भी वो लगाम कसता है, अपने रेंस के थ्रू से ऐसे मारता है और तब घोड़े के नेक पे, बॉडी पे जो स्नो डिपॉजिट होता है वो धीरे धीरे गिर जाता है और फिर वो ऑफिसर उस स्ले में बैठ जाता है। और अगर आपने कभी घोड़े गाड़ी में बैठा होगा तो आपने देखा होगा कि जो घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला होता है वो अपने घोड़े को हाँ हाँ ऐसा करके कुछ कुछ बोलता है जिससे कि वो घोड़ा समझे कि अब उसे आगे बढ़ना है। तो वो बिल्कुल उसी तरह से स्मैक करता है और उस घोड़े को आगे चलने का सिग्नल देता है और अपने विप से उस घोड़े को धीरे से ऐसे मारता भी है। और चूंकि आयोना काफ़ी टेंशन में है, उसके अंदर बहुत दुख है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो अपने स्ले को थोड़ा सा
अनबैलेंस कर देता है। और तभी भीड़ में से आवाज़ आती है, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम वेयरवुल्फ हो क्या? एक लोगों की इमेजिनेशन है जिसमें भेड़िया बन जाता है इंसान। वैसे ये गाली हुई और भीड़ में लोग आयोना को वैसी बातें बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने स्ले को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। और तभी उसके घोड़े की नाक एक इंसान से टकरा जाती है और वो आदमी उसको गुस्से में आयोना को देखता है, अपने बॉडी पे से जो स्नो लग जाता है घोड़े की वजह से उसे झाड़ता है और उसे गालियां देता हुआ आगे बढ़ जाता है। और तभी वो जो ऑफिसर उसके पीछे बैठा हुआ है वो बोलता है एक हंसते हुए टोन में, आज ऐसा लगता है सब लोग तुम्हारे घोड़े के नीचे आने की तैयारी में हैं या उससे टकराना चाहते हैं। आयोना का स्ले वापस से सही ढंग से चलने लगता है तो एक बार आयोना थोड़ा सा ऐसे मुड़ता है उसके तरफ और कुछ बोलना चाहता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ उसके नाक से थोड़ी सी हवा निकल जाती है। लेकिन उस ऑफिसर को ऐसा समझ में आता है कि आयोना कुछ शेयर करना चाह रहा है और तब वो बोलता है, तुम पीछे क्यों मुड़े, कुछ कह रहे थे क्या? और तभी आयोना थोड़ा सा स्माइल करता है और उसको ऐसे पीछे मुड़ करके बोलता है कि मेरा बेटा, आपको पता है, वो मर गया और इसी हफ्ते मरा। और तब वो ऑफिसर पूछता है कि कैसे मर गया तुम्हारा बेटा? वो बोलता है कि डॉक्टर तो ये कह रहा है कि उसे हाई फीवर था इसलिए मरा, अब भगवान ही जानता है वो क्यों मरा। और उसको ऐसा लगता है ऐसे कोई उसके दुख को सुनना चाह रहा है। और तभी वो अपने आगे देखना छोड़ करके, वो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, वो स्ले चला रहा है और वो उसको छोड़ करके पूरा ऐसे पीछे मुड़ के देखने लगता है। और तभी ऑफ कोर्स उसकी गाड़ी कहीं टकराने वाली होती है और ऑफिसर चिल्ला के बोलता है, चलो सीधा मुड़ो, तुम्हें मरने का शौक है क्या? तुम सो रहे हो क्या? ये बूढ़े आदमी, चलो आगे बढ़ो, ढंग से चलाओ और जल्दी चलाओ, वरना मैं कल जा करके अपने मंजिल तक पहुंचूंगा। और कैब ड्राइवर यानी कि आयोना पोटापोव वापस से आगे मुड़कर बहुत ही दुखी होकर चलाने लगता है कि शायद ये आदमी भी इसके दुख को नहीं समझ रहा है। और फिर वाइबॉर्ग वे पहुंचने से पहले वो कई बार ऐसे मुड़ करके देखता है कि कहीं वो ऑफिसर अपनी आंखों को खोल करके इसकी बात सुनना चाहता हो, पर वो ऑफिसर लगातार अपने आंख को बंद करके चुपचाप से बैठा था। वाइबॉर्ग वे आ जाता है और वो ऑफिसर वहाँ उतर जाता है। वो एक टैवर्न के बाहर, एक पब के बाहर अपनी स्ले को लगा देता है और फिर से उसी तरह से मोशनलेस होकर के अपने आप को डबल करके वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। 1 घंटा बीतता है, फिर दूसरा घंटा बीतता है और इसी दौरान 3 यंग मैन वहाँ पर एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, गालियाँ देते हुए पहुँचते हैं। उनमें से 2 लड़के लंबे होते हैं, पतले दुबले होते हैं और एक लड़का हम्प बैक्ड होता है, मतलब वो पीठ में कुबड़ जैसा निकल जाता है, वैसा होता है। और तभी वो लोग इससे आते हैं, बात करते बोलते 3 लोग हैं, हमें पुलिस ब्रिज जाना है और इतने ही पैसे देंगे। हालांकि ये भाड़ा कम था पुलिस ब्रिज जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद राजी हो जाता है आयोना इसके लिए, क्योंकि अभी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कितना फायदा नुकसान वो कुछ नहीं समझ रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा है कि लोग चारों तरफ हो, जिससे कुछ समय के लिए भी उस हल्ले में, उस कोलाहल में वो अपने अंदर के सूनापन को हटा सके, उस दर्द को भूल सके। और कोई उन सब लोगों में से ऐसा मिल जाए जिसके सामने ही कैन पोर हिज हार्ट आउट। वहाँ पे जो सीट है वो सिर्फ 2 लोगों की सीट है उस स्ले में, और है 3 लोग, तो एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। अब वो लोग आपस में फिर से फाइटिंग शुरू कर दिए कि कौन बैठेगा कौन खड़ा होगा। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये डिसाइड होता है कि जो लंबे लोग हैं वो बैठेंगे और हम्प बैक का हाइट शॉर्ट है सबसे तीनों में, और इस वजह से वो खड़ा रहेगा। तीनों बच्चे आयोना पोटापोव के स्ले में बैठ जाते हैं और हम्प बैक वाला आयोना को बोलता है, चलो अब जल्दी चलो। और वो आयोना के हैट को देखकर बोलता है, इतना खराब हैट है तुम्हारा, पूरे पीटर्सबर्ग शहर में किसी के पास भी ऐसा हैट नहीं होगा। अब तीनों लड़के आपस में बात कर रहे हैं तो एक उनमें से लंबा लड़का है, वो बोल रहा है कि यार मेरा सर ना दर्द से फट रहा है। पिछली रात में डोंकमासोव्स गया था और वहाँ पर वास्का कोई लड़का है, उसने और मैंने 4 बोतल ड्रिंक पी ली और ड्रिंक का नाम मेंशन किया कॉग्नैक। कॉग्नैक इज एक्चुअली अ वैरायटी ऑफ ब्रांडी। तो अब जो दूसरा लंबा आदमी है वो बोल रहा है कि यार तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। तो पहले वाला लड़का है वो बोलता है, नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। दूसरा वाला बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही सच, जैसे अगर हम कहें कि लाउज
कफ कर रहा है। लाउज क्या होता है, जो हमारे बाल में, किसी के बाल में वो ढील होती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। आयोना अपने पीछे बैठे उन बच्चों की बात सुन रहा है। इस बात का सुकून है कि उन बच्चों की बातों को सुनकर या रास्ते में जो लोग हलचल कर रहे हैं उसे देखकर धीरे धीरे उसके अंदर का जो सूनापन है, जो दर्द है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वो बच्चे आपस में बातें भी कर रहे हैं, हम बैग बीच बीच में खांस भी रहा है और वो लोग किसी नडेज़्डा पेट्रोवना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और आयोना सिर्फ वेट कर रहा होता है कि कुछ समय के लिए भी वो बच्चे चुप हों तो वो अपने दुख को उनसे शेयर करे। और ऐसा एक मौका उसे मिलता है और वो बोलना शुरू करता है, जानते हो मेरा बेटा इसी वीक मर गया। तो उसमें से जो हम्प बैक वाला है वो बोलता है, हाँ हाँ हम सभी को एक दिन मरना ही है। और फिर बच्चे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और बोलते हैं क्या, आयोना के बारे में, कि चलो चलो उसे थोड़ा सा गर्दन में हल्की मार लगाओ, वो थोड़ा जल्दी चलेगा। किस तरह सांप के जैसा रेंग रहा है। आयोना को हल्का गर्दन पे एक ब्लो फील भी होता है। उनमें से एक लड़का उससे पूछता है कि कैबी, क्या तुम्हारी शादी हुई है? तो फिर आयोना बोलना शुरू करता है, हाँ मेरी शादी हुई है, पर अब सिर्फ मेरे पास एक वाइफ है और एक गीला ज़मीन है। उसमें से बच्चों में से ही एक लड़का है, वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारा मतलब है कि वो कब्र जिसमें तुम्हारा बेटा दफन है। ये बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है। फिर आयोना बहुत ही इमोशनल होकर बोलता है कि देखो मौत भी शायद रास्ता भटक गया था, मेरे पास आने के बदले वो मेरे बेटे के पास चला गया। आयोना पीछे मुड़ करके अपनी बाकी के दुख को बताना ही चाहता है कि तब तक हम्प बैक बोलता है कि चलो अब हमारी मंजिल आ गई, अब हम उतरते हैं। और फिर से वो वहाँ अकेला पड़ा रह जाता है अपने दुख के साथ। वो दुख जो इन बच्चों के गप में, लोगों के हलचल में कहीं धीरे से हट गया था, वो वापस से अब और भी इंटेंसिटी के साथ इसके दिल को तोड़ रहा है। तभी वहां पर ये एक हॉल पोर्टर को देखता है तो उससे वो बात करना चाहता है। उसे कहता है कि भाई समय कितना हुआ? तो वो बोलता है past 9। और फिर वो फर्दर आगे सुनाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि आयोना कुछ बोल पाता वो पोर्टर ही बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से जाओ, यहाँ खाली करो, यहाँ रहने की जगह नहीं, रुकने की जगह नहीं है। अब समझ जाता है आयोना कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उसके दुख को समझ सके हैं। और तब वो अपने घोड़े को टर्न करता है और मन में सोचता है कि अब वापस हम लोग अपने घर चलते हैं, स्टेबल चलते हैं जहाँ पे घोड़े को रखा जाएगा। और वो ऐसा सोचता है और घोड़े की स्पीड में थोड़ा तेज आ जाता है, एज इफ घोड़ा उसके मन की बात समझ गया था कि अब हमें वापस घर चलना है। आयोना वापस अपनी जगह पे पहुंचता है जहां वो सोता है रात को। और वहां पे करीब 1.5 घंटा बाद वो ऐसा वहां पे बैठा हुआ है एक स्टोव के किनारे। काफ़ी गर्म है उस जगह पर क्योंकि स्टोव शायद जल रहा हो। कुछ लोग बेंच पे सोए हैं, कुछ लोग ज़मीन पे सोए हैं। और वहीं पे उसका एक फेलो कैब ड्राइवर है, वो थोड़ा सा हल्का नींद उसकी खुलती है। आयोना को लगता है चलो कोई है शायद जो इस रात में मेरी बात, मेरे दुख को समझ सके, सुनेगा। और वो जो कैब ड्राइवर है वो आधी नींद में ऐसे पानी खोज रहा है। आयोना उसे पानी पिलाता है और पानी पिला करके वो अपने दुख को उसके साथ शेयर करना चाहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बेटा इस वीक मर गया। लेकिन तब जब वो उस आदमी को देखता है तो देखता है ये तो सो चुका है। वो चाहता है कि कोई ऐसा इंसान उसे मिले जो उसकी सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप सुने कि किस तरह से उसका बेटा हॉस्पिटल में, उसने हाई फीवर की वजह से उसे एडमिट किया, 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, फिर वो बेटा कैसे मर गया, किस तरह से वो अपने बेटे के पुराने कपड़ों को उस हॉस्पिटल से ले करके आया, उस बच्चे का उसने फ्यूनरल किया, अंतिम संस्कार किया। वो चाहता है अपनी बेटी एनिशिया के बारे में बात करना जो कि गांव में अभी भी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उसकी बात को सुन सके। शायद औरतों से बात करना, वुमेन से बात करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उन्हें 2 दुख की बातें बोलो वो रोने लगती हैं और ऐसा लगेगा एज इफ वो आपके दुख में शामिल है, तो शायद अंदर में कुछ तो संतोष होगा। जब आयोना को कोई नहीं मिलता अपनी दुख की बातें बोलने के लिए तो वो स्टेबल चला जाता है जहाँ घोड़े रहते हैं और वो अपने घोड़े के पास जाके बोलता है कि हमने इतने पैसे तो नहीं कमाए कि मैं तुम्हें कॉर्न खिला सकूं, लेकिन हे कहते हैं सूखी हुई घास को, तो ये भूसा मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, ये तुम खा लो। वो अपने घोड़े से बहुत प्यार से बात करने लगता है एज इफ कोई वो बच्चा हो और उससे पूछ रहा हो तुम ठीक से सो रहे हो ना, यहाँ पे ठीक से तुम आए हो ना, और देखो मैंने तो उतना पैसा भी नहीं कमा पाया क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ठीक से कैब नहीं चला पाता। हाँ अगर मेरा बेटा होता ना तो वो बहुत अच्छा कैब ड्राइवर बनता और वो काफ़ी पैसे कमा कर लाता, पर देखो वो मर गया है। अच्छा तुम मेरे दर्द को तुम ही समझ सकते हो, मान लो तुम्हारा एक फोल होता, फोल कहते हैं हॉर्स के बच्चे को,
और अगर मान लो वो तुम्हें छोड़ करके कहीं चला जाता या मर जाता हमेशा के लिए, तुम्हें कितना दुख होता। वो घोड़ा चुपचाप वो सूखी घास को खा रहा है और अपने मालिक की बातें सुन रहा है और अपने मालिक के हाथ पे ही ब्रीथ्स आउट, और तब उसे ऐसा फील होता है ना को जैसे कोई उसकी बात सीरियसली सुन रहा है, और तब वो अपनी पूरी कहानी उस घोड़े के सामने बोल देता है। होप आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई हो और अच्छी भी लगी हो। तो इस तरह की कहानी अगर आप सुनना चाहते हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज। और इस स्टोरी के टेक्स्ट पढ़ने के बाद अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रहे या कोई वर्ड की मीनिंग आपको नहीं समझ में आए, comment section is there. You can type your query. Just message me on my Facebook account. Link of the Facebook page is in the description. Thanks a lot.